दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल और ये वीडियोस आपके लिए साइकोलॉजी के कंटेंट बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता आया है। और पिछली भी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारी थ्योरीज़ और बहुत सारा कंटेंट चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाहे वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर हो, चाहे आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का चैप्टर हो, और पियाजे की थ्योरी हो या कॉलबर्ग की थ्योरी हो, और डिफरेंट टाइप के जो भी कंटेंट्स हैं वो हमारे आपके इस चैनल के अंदर अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो है हम इसी साइकोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड एक नई थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थ्योरी कोई ऐसा नहीं है कि आपने सुनी नहीं होगी या बहुत ज़्यादा कोई एडवांस थ्योरी है, बहुत ही नॉर्मल और बहुत छोटी सी थ्योरी है। इस थ्योरी के बारे में आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये जो थ्योरी है कॉग्निटिव थ्योरी है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, बंडूरा की थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी के नाम से ये फेमस है। आज हम इसी थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं इस थ्योरी के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ आपको कि ये जो थ्योरी है, बंडूरा का जो एक्सपेरिमेंट है या बंडूरा का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत इस बारे में बात करता है कि बच्चे किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं। उनके सीखने का माध्यम कई तरीके हो सकते हैं। आइदर बच्चे कई तरीके से, मतलब ये है कि खासकर बंडूरा इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे समाज के द्वारा की जाने वाली किसी भी क्रिया को ऑब्जर्व करके, मतलब आप ये कह सकते हैं अनुकरण करके सीखते हैं। इसीलिए इस थ्योरी का नाम उन्होंने ऑब्जर्वेशनल थ्योरी रखा, इसीलिए इसका नाम इसको इमिटेशन थ्योरी रखा। उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में। आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज हम इस थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से जाहिर है, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर थ्योरी का नाम है हमारी बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी। बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब यह है कि समाज के द्वारा बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखता है। याद रखना, अब आप इसको थोड़ा सा जो है वो मिसमैच कर सकते हैं या थोड़ा सा मिसगाइड हो सकते हैं या मिसकंसेप्शन पैदा हो सकता है हमारे दिमाग में कि ये सोशल लर्निंग थ्योरी और आपका जो हमने इससे पिछले क्लास में जो डिस्कस की थी वाइगोस्की की थ्योरी, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ी होंगी। हमने बहुत सारी डेवलपमेंट की थ्योरीज पढ़ी हैं, जिसके अंदर हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं, या आपका जो है वो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में वाइगोस्की की थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं, और भी कई तरह की थ्योरी हैं। ये सारी थ्योरीज और ये आज की थ्योरी हमारी बंडूरा की थ्योरी। तो इन सारी थ्योरीज में क्या सिमिलैरिटी या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। एक बात ये याद रखिएगा कि बंडूरा, एरिक एरिक्सन, यूरी बेरेनफ्रेंड-बेरोनर और भी कई तरह के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, ये सब बात करते हैं बच्चे के विकास के बारे में। इन सब का मानना ये है कि बच्चे के विकास में समाज का प्रभाव पड़ता है। याद रखना, समाज का प्रभाव पड़ता है, मतलब समाज किसी न किसी तरह से बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। एक बात, जबकि वाइगोस्की ये कहते हैं कि बच्चे के विकास में समाज का योगदान होता है, मतलब बच्चा समाज के साथ में इन्वॉल्व होता है। प्रभाव पड़ना और समाज के अंदर खुद इन्वॉल्व हो जाना, ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। इसलिए वाइगोस्की की थ्योरी को हम बिल्कुल अलग तरीके से डील करते हैं, जबकि ये बाकी जो अदर थ्योरीज हैं उनको हम अदर तरह से डील करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बताया बंडूरा ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये कहीं से बन जाता है कि बताइए बंडूरा जो है वो कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे या क्या थे। तो सबसे पहली चीज़, बंडूरा जो है वो कनाडा के साइकोलॉजिस्ट थे, कनाडा से बिलोंग करते थे, ठीक है। कनाडा, हिंदी में भी आप इसको कनाडा ही बोल सकते हैं, ठीक है। कनाडा से बिलोंग करते थे और ये एक क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट। अब आपको लगेगा कि इसमें नई बात क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं जो पहले साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी को अडेप्ट किया और फिर चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे काम किए। जैसे एग्जांपल के लिए आपने थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी हमने। तो जीन पियाजे की थ्योरी में हमने क्या देखा था कि जीन पियाजे जो है वो सोशियोलॉजी से बिलोंग करते हैं,
सॉरी जूलॉजी से बिलोंग करते हैं, जूलॉजी से बिलोंग करते हैं। और फिर बाद में उन्होंने बच्चे के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की। जबकि आप जो है वो आगे एक लर्निंग के अंदर थ्योरी पढ़ेंगे, आपने कई बार सुना होगा पैवलोव की थ्योरी। तो पैवलोव जो है वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन बाद में वो पहले तो वो फिजिशियन थे। डॉक्टरी लाइन के अंदर होता है मेडिसिन फिजिशियन, तो फिजिशियन थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साइकोलॉजी पर वर्क किया बाद में। तो ऐसा होता है, लेकिन ये साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, साइकोलॉजी पे काम किया इन्होंने और बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात की। अब हम जानते हैं कि सोशल लर्निंग जो थ्योरी है हमारी, उसको हम और अलग अलग नामों से जानते हैं। अब और अलग अलग नामों से क्यों जानते हैं, या कौन कौन से नामों से जानते हैं वो समझ लीजिए। इसको हम इसके अदर नेम कह सकते हैं आप, अदर नेम, ठीक है, अन्य नाम, अन्य नाम। क्या क्या हो सकते हैं इसके अन्य नाम? इसे हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे आप? हिंदी में इसको कहेंगे आप सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। अब ये अंडरस्टूड बात है कि हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो ऑलरेडी उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको दूसरे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं, मॉडलिंग थ्योरी, ठीक है। और इसे हम इमिटेशन थ्योरी भी कहते हैं, इमिटेशन, इमिटेशन थ्योरी, ठीक है। और साथ ही साथ इसे हम ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, लर्निंग थ्योरी या डेवलपमेंटल थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका हिंदी में अनुवाद अगर आप देखेंगे तो हिंदी में इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि सबका एक, मॉडलिंग का मतलब भी क्या होता है? मॉडलिंग का मतलब यह है कि बच्चा किसी को देखेगा और नकल करेगा, ठीक है। इमिटेशन का मतलब भी क्या होता है? बच्चा अनुकरण करेगा। और ऑब्जर्व का मतलब यह है कि बच्चा अवलोकन करेगा। तो इसको आप एक ही जगह पर कंसिडर कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो बच्चा नकल करता है, ठीक है, ठीक है, नकल का सिद्धांत या नकल सिद्धांत, ठीक है, नकल विकास का सिद्धांत। इसको आप हिंदी में कहेंगे। इमिटेशन को क्या कहेंगे आप? इमिटेशन को इसको आप कहते हैं कि बच्चा जो है इसके अंदर क्या करता है, चीज़ों को, इसको भी नकल ही करता है। इमिटेट में भी आप क्या करते हैं? नकल करते हैं, ठीक है। या नकल ना कह करके अनुकरण सही रहेगा वर्ड, अनुकरण करता है, ठीक है, अनुकरण सिद्धांत। जबकि ऑब्जर्वेशनल को हम अवलोकन भी कह सकते हैं कि अवलोकन का सिद्धांत। तो आपको काफ़ी सारे नाम मिल सकते हैं इस थ्योरी के, और डिफरेंट नामों से ये थ्योरी क्या की जाती है, जानी जाती है। और वो सारे के सारे नाम हमने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम इस थ्योरी के बारे में कि बेसिकली ये थ्योरी है किस तरह से, किस तरीके से बच्चों को सिखाने के बारे में बात करती है कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो सबसे पहले इन्होंने अपने सिद्धांत को बताने से पहले ही बताया कि भाई हमारे समाज का, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, आप देख पा रहे हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो पूरे की पूरी बात इन्होंने कहा कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को सीखने के लिए उस चीज़ को करना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी चीज़ को देख करके भी सीखा जा सकता है। अब इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट बताया और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आई थिंक आप सब ने ही इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, क्योंकि आप खुद एक टीचर बन चुके हैं। ऑब्वियसली बात है, आपने कोर्स किया हुआ है तो टीचर बन चुके हैं आप। तो जब क्योंकि आप टीचर बन चुके हैं तो आपने इस थ्योरी के बारे में ज़रूर सुना होगा और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी सुना होगा, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या है कि इसमें ऐसा हुआ कि अलग अलग बच्चों को एक 2-3 अलग अलग डॉल दे दी गई और उनको जो है वो, पहले तो डॉल बाद में दी गई, उससे पहले कुछ इस तरीके से था कि पहले जो है 3 अलग अलग बच्चों को या 2 अलग अलग बच्चों को जो है वो क्या करी गई, उनको
अलग अलग टाइप की मूवीज़ दिखाई गई। जैसे एक बच्चे को मूवी दिखाई गई कि बच्चा है उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा एक्शन सीन है, एग्रेसिव वाला सीन है, ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव वाली मूवी दिखाई। एक बच्चे को जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल टाइप की मूवी दिखाई, और एक बच्चे को जो है वो ऐसी मूवी दिखाई कि जो मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा फैमिली वाला है, लविंग है, केयरिंग है, इस तरह की मूवी वाली दिखाई। और फिर बाद में उन बच्चों को एक क्या कर दिया गया, अलग कमरे में, हर बच्चे को अलग अलग कमरे के अंदर एक डॉल के साथ में छोड़ दिया गया। तो ये पाया गया उस मूवी को देखने के बाद, जब बच्चों को उस डॉल के साथ छोड़ा गया, तो इसमें ये पाया ऑब्जर्वेशन में कि अक्सर बच्चे वही तरह का बिहेवियर कर रहे हैं अपनी डॉल के साथ जैसा उन्होंने पिक्चर में या मूवी में देखा। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाला उन्होंने, क्या कि भैया जो हम चीज़ समाज में देखते हैं उसी चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ सकता है, वैसे तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट 61 के अंदर ये थ्योरी उन्होंने रिप्रेजेंट की थी। मतलब इस थ्योरी के बारे में बच्चों को या लोगों को, समाज को बताया था कि समाज जो है वो या बच्चे हमारे समाज के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे सीखते हैं। अच्छा, अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, क्या कि इसमें वो बेसिकली बात क्या करते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, किसी भी थ्योरी को या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना, जो समाज है, जो इन्वायरमेंट है हमारा, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, फैक्टर करता है। और जो सीख रहा है, सीखने वाला बंदा यानी कि पर्सन जो सीख रहा है, और सीखने के बाद जो उसका बिहेवियर शो किया जाएगा, जो बिहेवियर आ रहा है, उस बिहेवियर के बारे में बताया कि ये तीन चीज़ें आपस में कैसी हैं, इंटरलिंक्ड हैं। मतलब कौन कौन सी तीन चीज़ें, एक उन्होंने बताया कि भाई हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि जी पर्सन, और थर्ड इन्होंने बताया क्या कि बिहेवियर। मतलब इसको आप कहेंगे कि वातावरण, ठीक है, व्यवहार और व्यक्ति। क्या कि ये तीनों चीजें जो हैं आपस में क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं। इनमें से किसी एक चीज के अंदर भी अगर आप परिवर्तन करेंगे, ठीक है, एक चीज के अंदर भी अगर आप परिवर्तन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का जो सीखने का जो तरीका है या जो भी उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आप किसी व्यक्ति के वातावरण को बदल दीजिए, उसके एनवायरनमेंट को बदल दीजिए। मींस ऐसी, पहले वो ऐसी जगह रहता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, या जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो कंजस्टेड एरिया है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है उसको न जाने माइंड में डिस्टर्बेंस रहती है। तो उसका डेवलपमेंट देख लीजिए आप। और एक ऐसा पर्सन है जिसका जो है वो समाज कैसा है, आसपास की जो सोसाइटी है वो ऐसी है कि बिल्कुल काम एरिया है, बिल्कुल शांत एरिया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस तरह के व्यक्ति जो एक ऐसे समाज से आ रहा था जहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, और एक ऐसे समाज से आने वाला व्यक्ति जिसका एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा कूल और शांत वाला एरिया है, उसके बिहेवियर में, दोनों के लर्निंग में, ठीक है, यानी कि जो पर्सन है और उससे बनने वाले उनके बिहेवियर में आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस नज़र आएंगे। अब आप इसमें किसी एक को भी रिमूव नहीं कर सकते, ये बताया बंडूरा ने कि इसमें से किसी एक को भी रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर किसी एक को भी आप रिमूव करेंगे तो वो हमारा बिहेवियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब बिहेवियर आगे नहीं हो सकता, मीन्स लर्निंग आगे नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आप पर्सन हटा देंगे इन्वायरमेंट के जरिए व्यवहार, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। व्यवहार के होने के लिए पर्सन का होना कंपलसरी है, ठीक। अगर आपने इन्वायरमेंट को ही चेंज कर दिया तो ये 100% श्योर बात है क्या कि वो जो पर्सन है, वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का बिहेवियर बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति जैसे कभी जो बहुत ही ज़्यादा काम और शांत एरिया से आता था और उसको एकदम अचानक से ऐसे एरिया में रहना पड़ जाए जो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, कंजस्टेड एरिया है, बहुत ही ज़्यादा जो है शोर शराबे वाला इलाका है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके उसके बिहेवियर में क्या आने शुरू हो जाएंगे, बदलाव आने। बंडूरा ने बताया कि जो हमारा
इन्वायरमेंट है वो किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में क्या करता है, प्रभावित करता है, और यही उसके सीखने का तरीका बनता है। और इसके लिए उसको खुद एक्टिव होने की खास ज़रूरत नहीं है, बल्कि चीज़ों को किसी दूसरे माध्यम से दूसरे तरीके से भी सीख सकता है। अब दूसरे माध्यम से और दूसरे तरीके से कैसे सीख सकता है, उन्होंने डिफरेंट टाइप के टर्म्स बताए हैं। उन टर्म्स के को आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ कर लेते हैं हम इसको। जैसे एक टर्म बताया उन्होंने कि भाई हमारे सीखने के लिए जो है ना, जैसे क्योंकि पर्सन को खुद एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। अब एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसको ऑब्जर्व ही ना करे ठीक से। एक्टिव ना होने से मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है। जैसे प्याजे इस बात को कहते हैं या वाइगोस्की इस बात को कहते हैं कि बच्चे को जब तक खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं होगा, वो बच्चा जब तक खुद काम में इन्वॉल्व नहीं होगा, लर्निंग बाय डूइंग नहीं करेगा, तब तक वो नहीं सीखेगा। लेकिन इनका मानना यह है कि नहीं, अगर कोई दूसरा पर्सन भी कर रहा है उस काम को, तो हम उस काम को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग जो है वो टर्म्स बताई थी। आइए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या पहले बताया उन्होंने कि भाई वाइकेरियस लर्निंग होती है, वाइकेरियस लर्निंग, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड जुड़ा है वाइकेरियस लर्निंग। तो वाइकेरियस का मतलब क्या होता है, अप्रत्याशित या अप्रत्यक्ष। आप इसको दोनों तरीके से कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष लर्निंग, अप्रत्यक्ष अधिगम, ठीक है। अप्रत्यक्ष अधिगम। अधिगम के बारे में एक बात आप नोट करके लिख लीजिए इस बात को कि अधिगम के बारे में बंडूरा ने क्या कहा है। अधिगम के बारे में बंडूरा ने कहा है कि अधिगम लर्निंग जो है वो हमारी मूल प्रवृत्तियों में संशोधन है, मूल प्रवृत्तियों के अंदर अमेंडमेंट है, उसका चेंज है, ठीक है। क्या? मूल प्रवृत्तियों में संशोधन करता है। कौन? ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अधिगम के बारे में बात कर रहे हैं। और ये किसने कहा है? ये बंडूरा ने कहा है, ठीक है। और हालांकि स्टेटमेंट नहीं पूछेगा आपसे कि स्टेटमेंट किसका है, लेकिन ये बात ज़रूर पूछ लेगा आपसे इनडायरेक्टली वे में कि हाँ, आपने अभी लेटेस्ट टाइम में DSSB या KVS के पैटर्न को देखा होगा, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको अब क्या मिलेंगी, चेंजेस नज़र आएंगे। और उसके अंदर अब ऐसा नहीं है कि व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग जो है वो परमानेंट चेंजेस है, लर्निंग ये है, लर्निंग वो है, नहीं। बल्कि आपको ऐसे 3-4 स्टेटमेंट देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है 3 में से, या इनमें से कौन से 3 स्टेटमेंट में से कौन से 2 स्टेटमेंट सही वाले हैं। आपने देखा होगा, पैटर्न तो समझ में आ गया होगा पेपर का। तो वहाँ यहाँ क्या चेंज कर सकता है कि अधिगम जो है वो मूल प्रवृत्तियों में संशोधन नहीं करता। मतलब जो हमारी जो इंस्टिंक्ट हैं, जो अंदर की जो नेचुरल जो वे हैं, उनको नहीं बदलता। ये लर्निंग का ये डेफिनेशन दे सकते हैं वो लोग सवाल के अंदर। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे मूल प्रवृत्तियां हैं उनको बदल देता है। कौन? अधिगम, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बारे में बात कर रहे थे हम वाइकेरियस लर्निंग के बारे में। तो वाइकेरियस लर्निंग बेसिकली क्या होता है? अप्रत्यक्ष अधिगम कहते हैं। अप्रत्यक्ष अधिगम का मतलब यह है कि एक सीखने का ऐसा तरीका जिसमें पर्सन खुद एक्टिव नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ को सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कहीं बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं और किसी बस स्टॉप पर खड़े होने के बाद में आपने देखा कि एक आदमी चलती बस से जो है वो बस की रॉन्ग साइड में उतर रहा है, ठीक है। जैसे बस इस साइड जा रही है तो पर्सन भी जो है वो, पर्सन को होना चाहिए था कि वो बस की साइड में उतरता, लेकिन हुआ क्या कि वो बस इस साइड जा रही है और वो चलती बस से इस साइड उतर गया और वो आदमी गिर गया। तो वहाँ आपने खुद एक्टिव नहीं हुए, खुद आप जो है वो क्या नहीं किया, खुद आपने जो है वो उस एक्सपेरिमेंट को किया नहीं अपने ऊपर, लेकिन आपने ये देखा कि चलती बस से अगर मुझे उतरना है तो मुझे उसी दिशा में उतरना चाहिए जिस दिशा में बस चल रही होती है। ये सीखने का एक नियम है, मतलब बस से उतरने का एक नियम है। आप खुद एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ को सीख लिया। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कि ये हमारी क्या हो गई है? वाइकेरियस लर्निंग हो गई है, मतलब अप्रत्यक्ष अधिगम हो गया। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको कि जैसे क्या, बस से उतरते व्यक्ति को देखना
और यह सीखना कि बस की विपरीत दिशा में ना उतरे, विपरीत दिशा में ना उतरे। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप वाइकेरियस लर्निंग कहते हैं। अब बंडूरा ने इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें बताई हैं, आइए हम उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, ये वाइकेरियस लर्निंग है, वैकेरियस नहीं है, VI है ये। ठीक है, वो हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो वाइकेरियस लर्निंग है मतलब कि आप क्या करते हैं, चीज़ों को अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। अधिगम जो होता है हमारा वो कैसा होता है? इनडायरेक्टली वे में होगा, जहाँ पर हम इंसान जो है वो खुद एक्टिव नहीं होते हैं बल्कि किसी दूसरे माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें बताई हैं, आइए एक एक करके उसके बारे में हम बात करें। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़। अब बताया बंडूरा ने कि जी एक होती है इसके अंदर, बच्चे के अंदर वाइकेरियस हो, ये नहीं चल रहा, बताया बंडूरा ने कि एक होता है वाइकेरियस पनिशमेंट। अब आप थोड़ा समझ गए होंगे, थोड़ा सा आइडिया लगा लिया होगा आपने कि जिस तरीके से वाइकेरियस का मतलब था वहां पर कि अप्रत्यक्ष, और लर्निंग का मतलब अधिगम, अप्रत्यक्ष अधिगम, एक ऐसा अधिगम जो किसी दूसरे के माध्यम से सीखा जा रहा है, किया किसी और ने, सीखा किसी और ने, इनडायरेक्टली वे में जो काम हुआ है उसको हमने वाइकेरियस लर्निंग कहा। सिमिलरली वाइकेरियस पनिशमेंट भी हो सकता है। वाइकेरियस पनिशमेंट कैसे हो सकता है? इसको हिंदी में कहेंगे आप, अप्रत्यक्ष दंड। ठीक है, दंड, सजा, आप जो भी कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष दंड या वाइकेरियस पनिशमेंट क्या हो सकता है या क्या होता है? जैसे किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, सजा मिली और उससे आपने सीख लिया, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि घर में एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, अब दोनों आपस में किसी बात को लेकर के लड़ रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे, जैसे टीवी का रिमोट हो गया, मोबाइल हो गया, या कोई XYZ कोई चीज़ हो सकती है, उसको लेकर के आपस में लड़ रहे हैं। अब मम्मी ने दोनों में से किसी एक को पीट दिया, ठीक है, पनिशमेंट उसको मिल गई। अब पनिशमेंट जब उसको मिली है तो उसके बाद में क्या हुआ, उसको जब पनिशमेंट मिली तो दूसरा व्यक्ति या दूसरा जो पर्सन है वो क्या करेगा, अपने आप चीज़ों को सीख जाएगा कि इसकी गलती, इस गलती की वजह से हमें उसको पिटाई लगी थी, अगर मुझे अगली बार ये वाली गलती नहीं करना है। कोई भी XYZ, जैसे टीवी का रिमोट तोड़ना है, या जो है वो टीवी का रिमोट के लिए नहीं लड़ना है, या घर में कोई सामान रखा हुआ था उसको लेने के चक्कर में वो सामान ही तोड़ दिया है, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, तो वो उस काम से बचना है। या इसका दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा फनी सा हो सकता है, ये कभी कभी ऐसा होता है, एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि टीचर ने क्लास के अंदर कोई सवाल पूछा, ठीक है, आप खुद एक टीचर हैं तो आपको इस एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से, कि टीचर ने कोई क्या करा, एक सवाल पूछा, क्वेश्चन पूछा, और आपको लगता है या किसी बच्चे को लगता है कि, या अपने आप पर इम्प्लीमेंट कर लीजिए कि हमें लगता है कि हमें वो सवाल का आंसर पता है, और आपने हाथ खड़ा किया, और बाई चांस ऐसा हो गया कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे सके। हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ इस सवाल का जवाब दे देंगे हम, और जब हम खड़े हुए तो बिल्कुल एकदम सब ब्लैंक हो गया, पता ही नहीं चला कि इसका आंसर होगा क्या और एग्जैक्टली हमें देना क्या था। तो वहाँ पर पूरी क्लास के अंदर क्या हो सकता है, आप उपहास का कारण बन सकते हैं, मतलब मजाक आपका बन सकता है। तो आप चाहते नहीं थे कि आपको सज़ा मिले, लेकिन इनडायरेक्टली वे में आपको क्या हो गई, सज़ा मिल गई। इसको भी आप क्या कहते हैं, वाइकेरियस पनिशमेंट कहते हैं। मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके अंदर आप क्या कहेंगे, इसके अंदर ये कहेंगे कि इनडायरेक्टली वे में जो हमें जो पनिशमेंट मिल रही है उसके माध्यम से जो हम सीख रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे लिख लीजिए कि किसी एक व्यक्ति की गलती से दूसरी व्यक्ति सीख ले, एक तो तरीका ये हो सकता है। हालांकि इसको जो है आप लर्निंग से भी जोड़ सकते हैं कि इसमें वाइकेरियस लर्निंग भी शामिल है, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है। ये बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि कक्षा में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कक्षा में आप एग्जाम सवाल का जवाब देने के लिए आप खड़े हुए, लेकिन खड़े नहीं हो पाए, मतलब खड़े होने के बाद सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए, तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली वे में आपको वो पनिशमेंट मिल गई। मजाक बन गया ना क्योंकि क्लास के अंदर। अब जब वो इनडायरेक्टली वे में
बनी है, मतलब जो आप चाहते नहीं थे कि भाई मेरा मजाक बने या मुझे जो है सज़ा मिले, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है जिसमें आपको क्या बनना पड़ गया, एक टाइप से वो आपको सज़ा मिल गई, आपको वहाँ मजाक का पात्र बनना पड़ गया। तो इसे कहते हैं आप वाइकेरियस पनिशमेंट। ठीक है, इसी से रिलेटेड है एक आपका सिमिलर, मिलता जुलती है, जिसको आप कहते हैं वाइकेरियस ओफो ये चल ही नहीं रहा, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। आप हिंदी में कहेंगे इसको अप्रत्यक्ष पुनर्बलन या अप्रत्यक्ष पुनर्बलन। ठीक है, अप्रत्यक्ष पुनर्बलन क्या होता है? अप्रत्यक्ष पुनर्बलन का मतलब यह है कि या तो आप किसी व्यक्ति से इनडायरेक्टली वे में क्या हो जाएं, मोटिवेट हो जाएं, या किसी व्यक्ति को इनडायरेक्टली मोटिवेट कर दे। ना तो वो आपसे मोटिवेट होना चाह रहा था, ना ही आप किसी से मोटिवेट होना चाह रहे थे। कि जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा, अब तो खैर काउंसिल्स चलती हैं, क्लासेस चलती हैं मोटिवेशन की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, टीचर्स आते हैं बड़े बड़े और काउंसिल करते हैं कि जी हमें ये करना है, हमें वो करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। वो तो आपका इंटेंशन है, इंटेंशनली काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर काम आप अनइंटेंशनली करते हैं, आपकी कोई इच्छा है नहीं, ना तो किसी को मोटिवेट करने की और ना किसी से मोटिवेट होने की, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाए, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कि ये वाइकेरियस पुनर्बलन है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आप अभी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि टीचर तो बन चुके हैं, कोर्स कर लिया है, सीटेट पास कर लिया है या सीटेट पास कर लेंगे इस एग्ज़ाम के बाद। तो जब आप जो टीचर बन जाएंगे तो इनडायरेक्टली वे में जो आपको देखने वाले जो आसपास के पड़ोस के जो छोटे बच्चे होंगे या भैया होंगे या कोई भी होगा, वो आपको देख करके क्या होगा, मोटिवेट होगा कि देखो इन्होंने मेहनत की थी, इनकी मेहनत की वजह से इनकी जॉब लग गई, तो हमें भी मेहनत करना चाहिए और हमारी भी जॉब लग सकती है, या हम भी अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो आपने चाहा नहीं था कि आप तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस काम को कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि आपने इनडायरेक्टली वे में अपने पड़ोस में रहने वाले या अपने किसी रिलेटिव्स के बच्चों को भी क्या कर दिया, इनडायरेक्टली वे में मोटिवेट कर दिया। तो वो क्या हो गई आपकी, वो हो गया आपका रीइंफोर्समेंट। समझ रहे हैं बात को आप? इसको आप क्या कहेंगे, रीइंफोर्समेंट कहेंगे। इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप कि जैसे आपने टीचिंग की तैयारी इसलिए शुरू की क्योंकि आपने देखा कि आपके पड़ोस का कोई एक व्यक्ति है या आपके पड़ोस की कोई जो है वो रिलेटिव जानने वाली लड़की हो सकती है, लड़का है, उसको देखा आपने कि वो टीचर बन गई, मेहनत की और अपने लक्ष्य को पा लिया उन्होंने। ज़रूरी टीचर, कोई भी एक अदर लक्ष्य भी हो सकता है। तो उसको पा लिया, उसको पाने के बाद में अब आपने देखा कि इन्होंने पा लिया है, तो जब ये कर सकते हैं मेहनत के बाद, तो मेहनत के बाद मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इनडायरेक्टली मोटिवेट हो गए आप भी उनसे। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल आप इसका यही लिख सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से बात ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप कि आपके अध्यापक बनने से या अध्यापिका बनने से आपके आसपास के लोग प्रभावित हो गए, प्रभावित या सही वर्ड होगा इसके लिए मोटिवेट। अब मोटिवेट का मतलब अभिप्रेरित हो गए। ठीक है, अभिप्रेरित हो गए, अभिप्रेरित हो गए। ठीक है, अब जब वो सारे अभिप्रेरित हो गए तो वो भी क्या करेंगे अब, तो वे लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि आप टीचर बने, ठीक है, या इसका रेसिप्रोकल कर लीजिएगा आप, जैसा भी रहेगा कि आप टीचर बन गए, आपको देख करके जो है वो कोई और भी मोटिवेट हो गया और उसने भी डिसाइड किया कि इन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो मैं भी अपना लक्ष्य हासिल करूंगी या करूंगा। ठीक है, इसको आप बोलते हैं क्या, वाइकेरियस लर्निंग। ठीक है,
तो अब एक चीज़, ये तो हो गई वो टर्म्स जो बंडूरा ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया कि इनडायरेक्टली वे में हम किस तरीके से समाज से सीखते हैं। इसी अगर आप इसमें थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो कोई भी कंटेंट के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर बच्चा यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड नहीं है। मतलब ऑब्जर्व तो कर रहा है, एक्टिवली ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो उसका क्या नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है उसका। जैसे पनिशमेंट के टाइम पे भी वो उसका पार्टिसिपेंट नहीं था एक्टिवली, और इन्फोर्समेंट के टाइम पे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं था, और इससे पहले जो पढ़ा था अभी हमने कि वाइकेरियस लर्निंग के टाइम पे भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड नहीं था। बस वो अनइंटेंशनली या इनडायरेक्टली वे में चीज़ों को सीख रहा था या कर रहा था। तो ये जो इनडायरेक्टली वे में चीज़ों को कर रहा है या इनडायरेक्टली वे में चीज़ों को सीख रहा है, ये करेगा कैसे? ऑब्वियसली बात है, ऑब्जर्वेशन से करेगा, अवलोकन से करेगा और नकल से करेगा। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो बंडूरा की जो थ्योरी है वो सोशल लर्निंग थ्योरी है। समाज में होने वाली सभी तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चा क्या करता है, अपने आप को जोड़ता है, कनेक्ट करता है और फिर चीज़ों को सीखता है। समझ में आ गई बात? अब एक और छोटी सी बात जो उन्होंने बताई है अपनी थ्योरी में, और वो बताया है कि सेल्फ एफिशिएंसी होती है एक चीज़, ठीक है? सेल्फ एफिशिएंसी ठीक है। सेल्फ एफिशिएंसी की स्पेलिंग ठीक है? हाँ ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको आप कहेंगे आत्म प्रभावकारिता। आत्म प्रभावकारिता। अभी सेल्फ एफिशिएंसी क्या है? नाम से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि सेल्फ एफिशिएंसी बेसिकली होता क्या है। सेल्फ एफिशिएंसी होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी व्यक्ति में किसी काम को करने का जो विश्वास है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये क्या है? सेल्फ एफिशिएंसी है। कि फॉर एग्जांपल आपने ये एम बनाया कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट, केवीएसडी, डीएसएसबी और जो भी है XYZ एग्ज़ाम हो सकते हैं, एमपीटेट, यूपीटेट। तो क्यों आप इस एग्ज़ाम के कंपटीशन में क्यों आए हैं, तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपने ऊपर इस बात का भरोसा है कि आप इस काम को कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी सेल्फ एफिशिएंसी हो गई। तो इन्होंने बताया कि हर बच्चे के अंदर क्या होती है? एक सेल्फ एफिशिएंसी होती है। यानी हर बच्चे को ये विश्वास होता है कि वो किसी कार्य को सीख सकता है, किसी कार्य को कर सकता है। ये बताया किसने? बंडूरा ने बताया। क्या? किसी भी काम को करने का विश्वास, किसी भी कार्य को करने का विश्वास। अभी कोई नई बात नहीं है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ। तो वो जो मुझे कॉन्फिडेंस है या मुझे भरोसा है कि मुझे यकीन है कि मैं कर पाऊँगा इस काम को, वो कुछ अलग नहीं है, वो यही है, सेल्फ एफिशिएंसी है, आत्म प्रभावकारिता है। सही है? तो बस अब इसके अंदर, थ्योरी के अंदर एक छोटी सी चीज़ रह गई है हमारी, और वो है हमारी स्टेजेस। आइए हम उसके बारे में अब बात कर लें दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये तो हमने जो उसका जो टर्म समझ लीजिए, या उसके जो दिए जाने वाले जो बंडूरा के द्वारा जो वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उसके बारे में बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे इसकी स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस कोई बहुत बड़ी स्टेजेस नहीं है, 4 स्टेजेस हैं, छोटी छोटी सी स्टेजेस हैं, और उसमें कोई ना तो कोई ख़ास टर्म है कि कौन सी से लेकर कौन सी एज के बीच में आता है, बस सीधी सीधी चीज़ों को याद करना है आपने। तो सबसे पहले है आपने कई बार सुना होगा कि स्टेजेस में, स्टेजेस, ठीक है, अवस्थाएं, दोबारा लिखता हूं मैं इसको, स्टेज, अवस्थाएं, ठीक है। अवस्थाओं में अब पहली अवस्था है हमारा अटेंशन। आपने सुना ही होगा कई बार, अटेंशन फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, अटेंशन, ठीक है। इसको आप हिंदी में अवबोधन भी कह देते हैं कहीं कहीं, अवबोधन, या आसान लैंग्वेज में ध्यान लगाना, ठीक है, ध्यान लगाना।
अवबोधन बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को, जब आप बंडूरा ने बताया कि जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, जब किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ के लिए काम करते हैं, तो उससे हम जब ही सीख सकते हैं जब हम उस पर ध्यान लगाएंगे। बिना ध्यान लगाए हम चीज़ों को नहीं सीख सकते। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब बाहर निकल करके जाते हैं और ना जाने आप दुनिया भर की शायद तमाम की तमाम चीज़ें, कई सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन सारे इवेंट हमें याद नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे इवेंट्स के होने के टाइम पर हमारा ध्यान सबकी तरफ नहीं था। हमें सिर्फ वही इवेंट याद है, हमें सिर्फ वही घटना याद है जो घटना की तरफ हमारा ध्यान मौजूद था। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया था कि बस से उतरते टाइम पर आदमी को, आपको ये याद हो गया कि हमें बस की जो है विपरीत दिशा में नहीं उतरना है, बल्कि उसके साथ वाली दिशा में उतरना है। ये बात आपको इसलिए याद नहीं है क्योंकि उसके साथ ऐसा घटना हुई, बल्कि आपको ये बात इसलिए याद है कि आपने जब ये घटना हो रही थी तब उस घटना की तरफ ध्यान लगाया था, मतलब उसको ध्यान से ऑब्जर्व किया था, अवलोकित किया था, इसलिए आपको वो घटना याद है और उससे आपको वो सीख हासिल हुई। तो दोस्तों, हमने देखा इसके अंदर कि अवबोधन में हमें केवल वही घटना याद रहेगी जो घटना जिस टाइम पर हम उस घटना के लिए क्या थे, ध्यान केंद्रित थे। जितना हमने उस घटना के लिए ध्यान लगा रखा था तो हमें वो घटना याद रही, अदरवाइज वो उस घटना को हम क्या कर गए, भूल गए। तो अब आप इसके बारे में कैसे लिख सकते हैं? किसी भी काम को या कार्य को सीखने के लिए ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि जब तक हम ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया हमने कि आपको बाहर होने वाली केवल इतनी सारी घटनाओं में से वही घटना याद है जिस पर आपका ध्यान था, यानी कि ध्यान केंद्रित किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी सेकंड स्टेज कह सकते हैं आप, कि इसको बोलते हैं आप रिटेंशन। ठीक है, सेकंड है रिटेंशन। प्रोसेस, भाई वो प्रोसेस भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया इसको। आप हिंदी में इसको कहेंगे आप कि धारणात्मक प्रक्रिया। मतलब कि आपने जो भी चीजें सीखी हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ध्यान केंद्रित करके चीजों को जो सीखा था, उस चीज़ को सीखने के बाद अब उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बचा करके रखना है, उसको सिक्योर करके रखना है, स्टोर करके रखना है। जब तक उस चीज़ को आप सिक्योर करके या स्टोर करके नहीं रखेंगे तो वो आप भूल जाएंगे। सीधी बात है, चीज़ों को याद करने रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, मतलब जो भी सीखा है, जो भी अधिगम हुआ है उसे याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, उसे याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो हम चीज़ों को भूल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसके रिवीजन नहीं किया, इसको याद नहीं रखा, तो फिर क्या होगा, भूल जाएंगे। तो ये तो सिर्फ इस वीडियो का नहीं, आप किसी भी कंटेंट का, किसी भी चीज़ का, किसी भी बारे में आप जब तक उस चीज़ को बार बार रिकॉल करते रहेंगे, बार बार चीज़ों को दोहराते रहेंगे, तो क्या रहेगी, वो चीज़ आपको याद रहेगी। अदरवाइज हम उस चीज़ को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे बचपन की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें अब याद नहीं है, लेकिन हमें अपने बचपन की कुछ बातें अभी भी याद होंगी कि ऐसा ऐसा करके हुआ था, कुछ कुछ धुंधली धुंधली याद है। वो क्यों याद है आपको? क्योंकि आप जब कभी भी मौका पड़ता है तो उन चीज़ों को क्या करते रहते हैं, आप उनको रिवाइज करते रहते हैं। या आपके कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो अभी आपने पढ़े होंगे रिसेंट टाइम में, उन टॉपिक में से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप धीरे धीरे क्या करते चले होंगे, जो भूल गए होंगे। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको अभी भी याद होंगे, और अधिकतर वही टॉपिक आपको याद होंगे जो टॉपिक आप बार बार क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज कर रहे हैं मतलब उनको क्या कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में स्टोर करके रखा हुआ है, उनको याद किया हुआ है। समझ आ गई बात ये?
ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस मतलब हिंदी में कहेंगे आप इसको पुनः उत्पादन, पुनः उत्पादन प्रक्रिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी ज्ञान आपने सीखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में, लेकिन क्योंकि इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली वे वाली, तो हम इनडायरेक्टली वे में ही बात कर सकते हैं कि जो भी ज्ञान आपने सीखा है इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में, उस ज्ञान का अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे आपने एक चीज़ को जो पहले सीख लिया, ठीक है, वो उत्पादन हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जहां आपको ज़रूरत पड़ रही है उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन। मतलब कुछ समझ नहीं आया? मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपने सीखा था कि बस से उतरते टाइम हमें बस की विपरीत दिशा में नहीं उतरना है, ये आपने सीख लिया, लेकिन अब आप खुद उस बस के अंदर क्या कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं। तब आप अपने उस एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आपने सीखा था कि बस की विपरीत दिशा में नहीं उतरना है, अब उस एक्सपीरियंस का, उस घटना के इस्तेमाल करने का वक्त यहाँ आ गया है कि जो भी चीज़ जो पहली बार में सीखा था वो तो उत्पादन हो गया, अब उसको जो आप अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके इस्तेमाल में ला रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? पुनरुत्पादन कहेंगे, ठीक है। पुनरुत्पादन का मतलब यह है रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, आप उसी घटना को, उसी ज्ञान को दोबारा किसी दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? यह होगा कि सीखे गए ज्ञान को, सीखे गए ज्ञान को क्या करना? सीखे गए ज्ञान को किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना, ठीक है। अब जरूरी नहीं है अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना, कि आप इसको सेम परिस्थितियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपका कहने का मतलब यहाँ इनडायरेक्टली वे में यह है कि जो ज्ञान आपने सीखा था उस ज्ञान के इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, इसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई ये बात? अब एक लास्ट और छोटी सी बात और एक रह गई है हमारी, इसको बोलते हैं आप, इसकी फोर्थ स्टेज कह सकते हैं या उसके सीखने का चौथा तरीका कह सकते हैं, चौथा प्रोसेस कह सकते हैं, और वो होता है आपका फोर्थ वन इज मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन। अब बेसिकली ये कोई प्रोसेस नहीं है अपने आप में, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं आप अभिप्रेरणा या प्रेरणा, ठीक है। अब ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला एक टाइप का फीडबैक है। जैसे आपने जो चीज़ ध्यान केंद्रित करके सीखी थी, ठीक है, उसको याद भी रखा और उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी कर लिया, तो अब क्या होगा? अब आपके अंदर अभिप्रेरणा पैदा होगी, अब आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगा कि हाँ, मैंने ज्ञान सीखा था उस ज्ञान का बिल्कुल सही इस्तेमाल करके उस परिस्थितियों में इस्तेमाल कर लिया जहाँ उसको करना चाहिए था। तो जो आपने अपने ज्ञान को जो इस्तेमाल कर लिया है, तो उससे क्या होगा? उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा नई चीज़ों को सीखने में, नए ज्ञान को सीखने में, या अपने ज्ञान को नई परिस्थितियों में और ज़्यादा इस्तेमाल करने में मोटिवेशन मिलेगा ना, कि जो आपने सब किया उसको इस्तेमाल क्यों किया, और इस्तेमाल करने के बाद में ये तीनों प्रोसेस का एक टाइप से क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है कि मोटिवेशन मिलेगा आपको। तो क्या हुआ कि कार्य को करने के बाद, कार्य में सफल होने पर, ठीक है, सफल होने पर हम अभिप्रेरित महसूस करते हैं, अभिप्रेरित हो जाते हैं। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम दिया तो अब अभिप्रेरित हो गए कि हाँ, अब हम KVS का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अब हम DSSB का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अब हम MPTET का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, UPTET का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, XYZ। आपने
डाइट में एडमिशन लेने के लिए मेहनत करी, 12th क्लास में अच्छे नंबर लेकर आए या ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लेकर आए, तो आपको लगा कि हाँ अब आप डाइट में भी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो आपका जो प्रीवियस जो सब कुछ था एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के आधार पर जब आपने अपने ज्ञान को इस्तेमाल करके एक अचीवमेंट हासिल कर ली, तब आप क्या होगा उसके लिए, अब आप जो है वो और ज़्यादा अभिप्रेरित हो गए। तब आप कह सकते हैं कि हाँ अब आप अपने उस ज्ञान को क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ तक कोई बात क्लियर है? तो दोस्तों ये बस हमारी यहाँ पर बंडूरा की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, और जो भी हमने किया था उसके बारे में हम एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं, छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने बात करी थी कि ये हम जो थ्योरी कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बंडूरा की थ्योरी के बारे में। तो पहले सवाल तो ये पूछेगा आपसे कि बंडूरा कहाँ के थे, तो बंडूरा जो थे वो आपके कहाँ के थे, बंडूरा इंग्लैंड कनाडा के थे, ठीक है। और बंडूरा क्योंकि कनाडा के थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने सीखने के कई सारे प्रोसेस बताए, और सीखने के प्रोसेस में उन्होंने सबसे ज़्यादा तरजीह दी वो इस बात पर दी कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो किसके माध्यम से सीखता है, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखता है, इमिटेशन के माध्यम से सीखता है, नकल के माध्यम से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है ना, ये सारी तरीके से सीखता है। और उन्होंने बताया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो व्यवहार है और पर्सन है, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी डिसबैलेंस किया जाएगा तो हमारी लर्निंग पूरी नहीं हो पाएगी। फिर उन्होंने लर्निंग के कुछ तरीके बताए कि हमारे अंदर जो है वो इनडायरेक्टली वे में भी लर्निंग होती है। जैसे कि हमने बात करी थी कौन कौन सी, एक हमारी वाइकेरियस लर्निंग होती है, जिसके बारे में बताया हमने कि किसी चीज़ को अनइंटेंशनली सीख लेना। जैसे एग्जांपल बता दिया कि आप जो है वो बस से जा रहे थे, मतलब बस स्टॉप पर खड़े हुए थे, कोई व्यक्ति जा रहा था, और उसके बाद में जो है वो उसने चीज़ों को क्या कर लिया, सीख लिया वहाँ से, ठीक है। फिर दूसरे सीखा था हमने कि वाइकेरियस पनिशमेंट, और पनिशमेंट के बारे में हमने क्या बात करी थी कि किसी दूसरे की सज़ा से हमें खुद एक्सपीरियंस मिल गया कि आज के बाद हमें ये सज़ा काम नहीं करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो क्लास में, एग्जाम्पल के लिए बताया था कि क्लास में खड़े हुए सवाल का जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन इन्वेंचुअली ऐसा हुआ कि आप उसका जवाब नहीं दे सके, और जब उसका जवाब नहीं दे सके तो वो क्या कहलाएगा, वो ये कहलाएगा कि भाई आपकी जो है वो पनिशमेंट हो गई इस बारे में, ठीक है, क्लास का मजाक उड़ गया, क्लास में मजाक उड़ गया। फिर तीसरी बात बताई हमने क्या कि वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट होता है कि किसी एक व्यक्ति की सफलता से कोई दूसरा व्यक्ति क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, जो कि वो नहीं चाहता था, इनडायरेक्टली वे में हुआ ऐसा, बाद में होने के बाद, सक्सेस होने के बाद वो इससे इंस्पायर हुआ है, तो उसको आप क्या कहेंगे, अनइंटेंशनली रीइंफोर्समेंट कहेंगे, यानी कि आप जो है वो इसको वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट कहेंगे। उसके बारे में फिर हमने बताया सेल्फ एफिशिएंसी क्या होती है। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब ये है कि किसी भी काम का, कोई एक विशेष काम है, उस काम में उस काम को सफल होने की, उस काम में सफल होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसका जो विश्वास है, उसको आप क्या कहते हैं, सेल्फ एफिशिएंसी कहते हैं। एंड देन फिर उसके बारे में हमने बात करी थी उसके स्टेजेस के बारे में, अवस्थाओं के बारे में, और अवस्थाओं के अंदर हमने बात करी थी अटेंशन के बारे में कि भाई अटेंशन क्या होती है। अटेंशन का मतलब ये है कि किसी भी काम को सीखने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में हमने बात करी थी आपका रिटेंशन के बारे में। रिटेंशन का मतलब ये है कि सिर्फ ध्यान केंद्रित करना ही काफ़ी नहीं है, सीखने के बाद चीज़ों को याद रखना भी ज़रूरी है। जैसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो से बार बार रिवीजन करना है, ये क्या हो गया, ये आपका रिटेंशन हो गया। सिमिलरली रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि अब जो यहाँ पे इस वीडियो में सिखाया आपने, इसको अपने पेपर में इस्तेमाल करना, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर सॉल्व करना उसको, ये रिप्रोडक्शन हो गया। एंड देन जब आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, जब आपका एमपीटेट क्लियर हो जाएगा, जब आपका डीएसएस भी क्लियर हो जाएगा, और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। उससे आप क्या होंगे, और ज़्यादा मोटिवेट होंगे अपने अन्य किसी लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बस ये हमारी जो वीडियोस थी इसका कंप्लीट होती है। ये आज की हमारी जो बंडूरा की जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो कंप्लीट करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपका जो है प्यार हमें इसी तरीके से मिलता रहेगा, और आप हमें हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है इसी तरीके की चीज़ों के बारे में बताते रहें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना है, किस टॉपिक की वीडियोस की रिक्वायरमेंट अभी फ़िलहाल ज़्यादा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसी तरह की वीडियोस प्रिपेयर करें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।